मर्डर इन द कैथेड्रल, जिसे लिखने वाले टी.एस. एलियट, जिनका नाम थॉमस स्टर्न एलियट है। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इस वर्क में थॉमस बेकेट नाम के एक आर्क बिशप के मर्डर के बारे में बताया जाता है, जिसे किंग हेनरी सेकेंड, जो कि कैंटरबरी इंग्लैंड के हैं, उनके द्वारा भेजे गए 4 नाइट्स के द्वारा 1170 के समय में मरवाया जाता है। यह उस समय की बात है जब कैथोलिक चर्च के पास बहुत ज़्यादा पावर थी इंग्लिश क्राउन के कंपैरिजन में। और यहाँ पे बेकेट हर बात पे, किसी भी तरीके की बात हो जो पॉलिटिकली सही ना हो, तो इस बात पे वह हेनरी सेकेंड के खिलाफ बार बार चले जाते थे, जिसके कारण उन दोनों के बीच में बहुत बार कहा सुनी भी हो जाते थे। और इसी बीच में हेनरी थॉमस बेकेट को अपना चांसलर का भी पोस्ट देते हैं, लेकिन इस बात से भी थॉमस बेकेट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके बीच में हमेशा कहा सुनी रहती थी। और एक बार तो ऐसा समय आया जब थॉमस बेकेट के जान पे भी बन आई थी। अब सवाल है कि उनके बीच में यह लड़ाई का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो इसके बीच का सबसे बड़ा लड़ाई का कारण था कि बेकेट ने हेनरी से वह ज़मीन वापस मांगी जो कि पब्लिक ऑफ कैंटरबरी का था। और यहाँ पे बहस चलती है कि किसके पास ज़्यादा पावर है, चर्च के पास या फिर क्राउन के पास, राजा के पास, कि वह किसी क्लर्जीमैन को पनिश करे अगर उसने किसी भी तरीके का क्राइम किया है, और उस पैसे का भी जिसे बेकेट किंग को देने से मना करता है। और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे एक समय आता है जब बेकेट इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस चले जाते हैं और वह बोलते हैं कि वह 7 सालों के बाद वापस आएंगे, जिस पे बेकेट और हेनरी के बीच में यह एक एग्रीमेंट हुआ था कि जब वो वापस आएंगे तो उनके बीच का जितनी भी लड़ाई झगड़ा है सारा का सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेकेट और पोप किंग के डिसीजन से डिसएग्री करते हैं कि यहाँ पे किंग अपने बेटे का कोरोनेशन ताजपोशी कैंटरबरी की कैथेड्रल में, कैंटरबरी के चर्च में ना करके किसी और जगह पे करना चाह रहे थे। और जिस बिशॉप ने भी राजा के बेटे का कोरोनेशन ताजपोशी किया था, पोप ने उसे सस्पेंड कर दिया था। और आगे चल के एंड में थॉमस बेकेट की भी मौत हो जाती है। तो इसी के साथ हम इस वर्क को शुरू करते हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल को 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसके बीच में एक इंटरल्यूड है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हम किसी मूवी को देखने जाते हैं तो बीच में जो इंटरवल होता है वही प्ले में इंटरल्यूड कहलाता है। इस प्ले की शुरुआत में कोरस होती है जो कि ग्रुप ऑफ कॉमन वुमेन ऑफ कैंटरबरी है। कोरस महिलाओं का ग्रुप था जो कि कैंटरबरी में रहते हैं, और वह इस बात का शोक मना रहे थे कि आर्क बिशप थॉमस बेकेट 7 साल से कैंटरबरी से दूर है, और इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। जिसका कारण क्या था कि उनकी किंग हेनरी से अनबन हमेशा रहती थी। जहां एक तरफ कोरस की महिलाएं उन्हें मिस कर रही थी, वही दूसरी ओर वह यह भी नहीं चाह रही थी कि बेकेट वापस आए, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें इस बात का दुख था कि इन दोनों की लड़ाई में कहीं बेकेट की मौत ना हो जाए। इसी बीच में 3 प्रीस्ट, 3 पुजारी आते हैं जो कि आर्क बिशप का सेवा करते थे पिछले समय में। वही उसी बीच में हेराल्ड आता है जो कि एक तरह का मैसेंजर होता है। वह क्या करता है, कोरस को
कि बेकेट इंग्लैंड फ्रांस से वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे कोरस को समझ में नहीं आ रहा है, वह बहुत ज़्यादा चिंतित है कि बेकेट के वापस आने से कहीं यह उनकी मौत का कारण ना बन जाए और कहीं वह अपना एक स्पिरिचुअल लीडर ना खो दे। वही दूसरी ओर जितने भी प्रीस्ट थे उन्होंने बेकेट का कैंटरबरी में अच्छे से स्वागत किया। बेकेट एंटर करता है और थोड़ी ही देर बाद 4 टेम्पटर्स वहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें एक एक करके चारों के चारों बेकेट को किसी न किसी तरीके का लालच देने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से वह अपने रिलीजियस पावर जो कि आर्क बिशप है और पॉलिटिकल पावर के बीच में बैलेंस बना सकते हैं अगर वह किंग की बात को माने। लेकिन बेकेट ने क्या किया, उन चारों के चारों टेम्पटर्स की बातों को नज़रअंदाज किया, जिनमें से एक ने तो यह भी कहा था कि उन्हें सभी की सुख के लिए, शांति के लिए मर जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला अगर मरना ही है तो मैं लोगों की भलाई के लिए मरूंगा, अपने भगवान के लिए मरूंगा, उन पे जो मेरी श्रद्धा है मैं उनके लिए मरूंगा। और उन चारों को वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि उनके लिए वर्ल्डली पावर कुछ खास मायने नहीं रखता था, वह तो बस गॉड की ही फेथफुल थे। अब इंटरल्यूड के बाद क्या होता है, बेकेट कैंटरबरी की कैथेड्रल में लोगों के प्रवचन दे रहे थे और वह लोगों को कह रहे थे जरा संतों की जिंदगी के बारे में सोचो, एक डिवाइन पर्सपेक्टिव से, एक देवता के नज़रिए से, और इस बात को दोबारा सोचो कि जो संत की ज़िंदगी होती है वह हमारे ज़िंदगी से कितना ज़्यादा प्योर और पीसफुल होती है और इसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से हासिल भी किया जा सकता है। बस जिस तरीके से जीसस के जितने भी डिसिप्लिन्स थे अगर हम उसे अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो हम सेंट बहुत ही आराम से बन सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वह अपना सरमन, अपना प्रवचन को ख़त्म करते हैं और वह इस बात की घोषणा भी करते हैं कि वह मृत्यु को गले लगाने वाले हैं। सेकेंड पार्ट की शुरुआत होती है और 4 नाइट्स, 4 शूरवीर योद्धा कैंटरबरी की कैथेड्रल में आ जाते हैं, जिसे किसने भेजा था, तो हेनरी सेकेंड ने भेजा था। किस लिए भेजा था, तो बेकेट को मारने के लिए भेजा था, यह कहते हुए कि बेकेट क्राउन के लिए, राजा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पे एक और बात बताई जाती है कि बेकेट के फ्रांस जाने से पहले किंग ने उसे चांसलर ऑफ इंग्लैंड और आर्क बिशप दोनों का पोस्ट होल्ड करने के लिए बोला था। वो ऑलरेडी तो आर्क बिशप थे ही, उन्हें चांसलर का भी पोस्ट दिया गया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत में तो इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में चांसलर का पोस्ट को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, उन्होंने उसे छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जितने भी नाइट्स होते हैं वह बेकेट को कहते हैं कि आपने शुरुआत में राजा की, किंग की जितनी पॉलिसीज़ थी आपने पहले तो उसको सबको अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन बाद में आपने उसको ठुकरा भी दिया। उसके बाद वह कहते हैं कि हमें राजा ने भेजा है और वह बेकेट को कहते हैं कि अगर आप हेनरी सेकेंड के पास जाएंगे और आपने जो भी किया है उसके लिए क्षमा मांगेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जिसके रिस्पॉन्स में बेकेट कहते हैं कि अगर राजा ने सही में इस तरीके का ऑर्डर दिया है
तो सारे के सारे लोगों को यह बात जानने का अधिकार है कि किंग हेनरी सेकंड ने मेरे ऊपर क्या क्या चार्जेस, क्या क्या लालछन लगाए हैं, ताकि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं, अपने आप को बचा सकूं। जिसके बाद नाइट्स बोलते हैं कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे और वह बेकेट पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी बीच में क्या होता है, सारे के सारे प्रीस्ट आ जाते हैं और उनके साथ साथ और कुछ लोग भी आ जाते हैं, जिसके कारण बेकेट को वहाँ से जाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी नाइट्स थे वह कहते हैं कि हम वापस तो जा रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही बेकेट के लिए वापस ज़रूर आएंगे। अब इस बात की जानकारी प्रीस्ट को तो थी, तो उन्होंने आर्क बिशप को बोला कि आप यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि वो सारे के सारे लोग आपको मारने के लिए ज़रूर आएंगे। जिस पे बेकेट बोलते हैं कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। उन्होंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, मरना है तो मरना है, मरने से किस तरीके का डर। जब वह नाइट्स वापस आते हैं कैथेड्रल में, तो जितने भी प्रीस्ट थे उन्होंने सामने के दरवाजे को बंद कर दिया, जिसके कारण वे लोग अंदर ना आ सके। लेकिन यहाँ पे बेकेट उन सारे के सारे प्रीस्ट को क्या कहते हैं कि दरवाजे को खोल दो, और अगर वह नाइट्स मेरी जान लेना चाहते अपने तलवार से, तो मुझे मेरी मौत मंजूर है। और वह यह भी कहते हैं कि ये चर्च की पॉलिसी के खिलाफ है कि आप किसी को भी कैथेड्रल के अंदर आने से रोको। तो प्रीस्ट क्या करते हैं, उन दरवाज़ों को खोल देते हैं और जितने भी नाइट्स थे वह आते हैं और एक एक करके बेकेट को मारते हैं, और अंत में बेकेट की मौत हो जाती है। जिससे कोरस की जितने भी महिलाएं थे वह बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और वह यह कहती हैं कि इस आकाश को, इस हवा को पूरी तरीके से शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मौत हो चुकी है। लेकिन जितने प्रीस्ट थे उन्होंने क्या निश्चय किया कि बेकेट की डेथ उनका किस्मत था और चर्च उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। जितने भी 4 नाइट्स थे वह ऑडियंस की तरफ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया बेकेट के मर्डर का, उस पे आपको कोई डिफेंस करना है तो आप कर सकते हो। वो यह बताते हैं कि किस तरीके से बेकेट एक ट्रेटर था, एक विद्रोही था, और किस तरीके से वह अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार है। प्ले का एंड होता है जब कोरस गॉड से, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि हम पे दया करो कि हमने यह नहीं देखा कि बेकेट के मौत का भी एक कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जो उनकी सोच से कई ज़्यादा है। प्रीस्ट के साथ साथ वह कोरस होती है, वह भी यह देख पाती है कि बेकेट की डेथ एक डिवाइन सोर्स है, एक दिव्य स्रोत है, जिसे वह कभी भी समझ नहीं सकते। लेकिन इससे उनकी श्रद्धा भाव में किसी भी तरीके का कोई खास परिवर्तन नहीं होता।